मुन्नी एक गरीब लड़की थी। महज 10 साल की उम्र होने के बावजूद मुन्नी और बच्चों से बहुत ज्यादा समझदार थी। ऐसे ही एक बार की बात है, मुन्नी अपने कुछ दोस्त सोनू पूजा के साथ बाजार में खड़ी थी। उसके दोस्त भी उसकी तरह गरीब थे। तभी मुन्नी का एक दोस्त सोनू सबसे बोलता है, अरे, तुम्हें वो चाट वाले अंकल दिखाई दे रहे हैं क्या? चाट का नाम सुनकर मुन्नी और उसके बाकी के दोस्त चाट वाले अंकल की ओर देखने लगते हैं। तभी मुन्नी बोलती है, हाँ सोनू, चाट वाले अंकल को देखकर मेरा भी चाट खाने का मन कर रहा है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। हाँ सोनू, तू तो ऐसे दिखा रहा है हमें चाट वाले अंकल को जैसे हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हम अभी जाकर तुरंत चाट खरीद कर खाने लगेंगे। अरे, तुम लोग परेशान क्यों होते हो? मैं भी कुछ सोचता हूँ और अभी के अभी हम सब चाट खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। पहली बार हम साथ में कुछ करेंगे। सभी का मन चाट खाने का कर रहा था। तभी सोनू को एक तरकीब सूझती है और वो बोलता है, देखो दोस्तों, मुझे बड़ा ही अच्छा आइडिया आया है। एक काम करते हैं, हम कहीं से थोड़े बहुत पैसे चुरा कर ले आते हैं और उन पैसों से हम चाट खरीद कर खा लेंगे। अरे सोनू, कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं और फिर पूरे बाजार में हमें बुरी तरह से मार पड़े। अरे, तू हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती है? मैं हूं ना। अरे तुम सबका दिमाग तो ठीक है ना, चोरी करना बुरी बात है और चोरी करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मेरी माँ हमेशा मुझे यही बोलती है कि हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही हमें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। चोरी करने में क्या है, वो तो बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करना और ईमानदारी के साथ रहना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए जीवन में असली हीरो वही है जो मुश्किलों का सामना करता हो। सच में मुन्नी, तू तो किसी फिल्म की हीरोइन की तरह बात कर रही है। अरे, तू ये कैसे भूल जाती है कि हम गरीब हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। मेहनत करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। सोनू, तुझे मेरा मजाक बनाना है तो बना ले, लेकिन मैं तेरे इस गलत प्लान में तेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। और मैं तुम सबको भी मना करूंगी कि तुम भी चोरी मत करो। चोरी करना बहुत गलत बात है। मुन्नी बिल्कुल सही कह रही है। रहने दे सोनू, मुझे भी चोरी नहीं करनी। मेरी भी मम्मी कहती है चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है, अगर उस सांप ने मुझे काट लिया तो। अरे मेरी माताओं, रहने दो तुम लोग। तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं सोनू, लेकिन अब आगे से कभी भी चोरी करने के बारे में मत सोचना। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। मुन्नी बहुत समझदार थी। वो चोरी करने से मना कर देती है और वहां से अपने घर आ जाती है। मुन्नी को बहुत तेज की भूख लगी थी। मुन्नी अपनी माँ ममता से बोलती है, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है और कुछ बढ़िया सा देना माँ। अच्छा मुन्नी, तू यहीं रुक, मैं जरा देखती हूँ कि रसोई में क्या है खाने के लिए। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ममता फिर भी रसोई में जानबूझकर खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढने लगती है। ये सब देखकर मुन्नी समझ जाती है कि खाने को कुछ भी नहीं है। तभी मुन्नी अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, वो तुमने मुझे एक बार रोटी में नमक और तेल लगाकर दिया था ना, वैसे ही दे दो ना, मुझे वही खाने का मन कर रहा है। अरे पर जब मैंने तुझे पहली बार रोटी में नमक और तेल लगाकर दिया था तब तो तुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और आज तू फिर से वही मांग रही है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अरे माँ, अब तो मैं खुद मांग रही हूँ आपसे, तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। दे दो ना मुझे खाने के लिए, मुझे बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, रुक। ममता अपनी बेटी को कल की बची रोटी में नमक और तेल लगाकर दे देती है। मुन्नी बहुत प्यार से खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मुन्नी के घर पर एक साहूकार आता है और वो मुन्नी की माँ से बोलता है, ममता, अरे ओ ममता, कहाँ मर गई है तू? देखते देखते 6 महीने गुजर गए, अभी तक तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए। अरे क्या चाहती है तू, हैं? कि मैं पूरे गांव के सामने तेरी बेइज्जती करूं, धक्के मार के तुझे इस घर से निकालूं, तब जाकर मेरे पैसे देगी क्या? माफ करना मालिक, आपको तो पता ही है जब से मुन्नी के पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से हमारी स्थिति कितनी खराब हो गई है। अकेले में कहाँ तक आपको पैसे दे पाऊंगी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। अरे तो मैंने ठेका लिया हुआ है क्या तेरा, हैं? देख, अगर तूने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो मैं तुझे तेरे ही घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा और पूरे गांव के सामने तेरी बेइज्जती करूंगा। साहूकार मुन्नी की माँ की बहुत बेइज्जती करने लगता है। ये देखकर मुन्नी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में साहूकार को बोलती है, काका
अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मेरी माँ ने कोई चोरी नहीं की है जो आप मेरी माँ से इस तरह से बात कर रहे हो। हाँ, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम आपके पैसे वापस कर देंगे। वाह, इस चिड़िया के भी पर निकल आए हैं। बोलने के लिए मुंह में दांत नहीं है, लेकिन जुबान तो देखो कितनी लंबी लंबी निकल रही है इनकी। साफ बोल रहा हूं, 1 महीने का वक्त है तुम दोनों के पास। अगर पैसे वापस नहीं किए ना, तो धक्के मार के निकाल दूंगा यहां से। थोड़ी देर में साहूकार उन्हें 1 महीने की मोहलत देकर वहां से चला जाता है। तभी ममता मुन्नी को बोलती है, बेटा मुन्नी, एक बात हमेशा याद रखना, जब 2 बड़े लोग आपस में बातचीत कर रहे हो तब बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुमने आज साहूकार से जो भी बोला वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। नहीं माँ, मैंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक है। वो आपकी बेइज्जती कर रहे थे और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन अभी शांत हो जा। इतनी छोटी सी और कितना पटर पटर बोलती है तू। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई बाहर वाला आपसे इस तरह से बात करता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की बेइज्जती करे। मुन्नी अब घर और अपनी माँ दोनों के लिए बहुत परेशान थी। वो घर से बाहर निकलकर यहाँ वहां घूम रही थी। तभी उसे एक खेत दिखाई देता है। वो उस खेत में चली जाती है। उस खेत में बहुत सारे हरे शिमला मिर्च थे, लेकिन बस एक ही शिमला मिर्च ऐसा था जो कि लाल था। मुन्नी उस लाल शिमला मिर्च को तोड़कर अपने घर ले आती है और घर लाने के बाद उसे अपने कमरे में ले जाकर मन में सोचती है, एक बात समझ नहीं आई, भगवान ने इसे हमारी तरह अलग क्यों बनाया? जैसे हम गरीब हैं, हमें अमीरों से अलग बनाया है, भगवान ने वैसे ही इस बेचारे को भी। मुन्नी के इतना बोलते ही वह लाल शिमला मिर्च मुन्नी से बोलता है, मैं एक जादुई लाल शिमला मिर्च हूं। कौन हो तुम? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जादुई लाल शिमला मिर्च की आवाज सुनकर मुन्नी डर जाती है। कौन हो तुम? घबराओ नहीं बच्चे, मैं एक जादुई लाल शिमला मिर्च। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुमसे थोड़ा सा मजाक कर रहा था। क्या? जादुई लाल शिमला मिर्च? ये जादुई चीज तो सिर्फ कहानियों में होती है, फिर ये सब? नहीं नहीं बच्चे, जादू हकीकत में भी होता है, लेकिन जादू सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को ही दिखाई देता है, क्योंकि बुरे लोग जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें नहीं दिखाई देता। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूं, और ये खुशी मुझे तुमसे ही मिली है। तुमने मुझे उस खेत से तोड़कर बहुत अच्छा किया। आज तुम्हारी वजह से मैं जिन बुरी शक्तियों से जकड़ा हुआ था, उन बुरी शक्तियों से आजाद हो गया हूं। तो बताओ मेरी प्यारी मुन्नी, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूं? क्या तुम मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो? हाँ मेरी प्यारी मुन्नी, मैं एक जादुई लाल शिमला मिर्च अब हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी शक्तियों से आजाद हुआ हूं। तो बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूं? मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ के सर पर जितना भी कर्जा है वह सब जल्दी से खत्म हो जाए और हमारा बहुत सुंदर सा घर हो। मेरी माँ को कभी किसी के पास जाकर काम न करना पड़े। अरे, ये तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और घर के लिए मांग रही हो। खुद के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे। वाह, तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो। चलो ठीक है, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। जादुई लाल शिमला मिर्च अपनी जादुई शक्तियों से मुन्नी को पैसे देता है और बोलता है, लो मुन्नी, ये पैसे ले जाकर अपनी माँ को दे दो और बोलो कि ये पैसे वो कर्जदारों को दे दें, ताकि तुम्हारे सर से तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो जाए। मुन्नी अपनी माँ को जादुई लाल शिमला मिर्च के पास लेकर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये देखकर ममता बहुत खुश होती है और जादुई लाल मिर्च से पैसे लेकर वो सारे पैसे साहूकार को दे आती है। ऐसे ही ममता के सर से कर्जा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जादुई लाल शिमला मिर्च अब अपनी जादुई शक्तियों से मुन्नी और ममता के लिए बहुत ही सुंदर सा घर बना देता है और उनके लिए एक कपड़ों की दुकान भी खोल देता है, ताकि वो दोनों अपना एक रोजगार शुरू कर पाएं। देखो मुन्नी, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा किया।
मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सा घर बना दिया। साथ में तुम्हारी माँ के लिए रोजगार की व्यवस्था भी कर दी। अब से तुम हमेशा रोज स्कूल जाओगी। तुम्हारी पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बच्चों का काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना और आगे बढ़ना। हाँ जादुई लाल शिमला मिर्च, अब मैं हमेशा स्कूल जाऊंगी। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश हैं। अब से मैं रोज स्कूल जाऊंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी। इतना बोलकर जादुई लाल शिमला मिर्च हमेशा हमेशा के लिए अपनी जादुई दुनिया में वापस चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है और उसे रोज स्कूल भेजती है। नेहा और उसका दोस्त सोनू दोनों एक ही क्लास में थे। नेहा बहुत गरीब थी और सोनू एक अच्छे घर से था। ऐसे ही स्कूल लंच टाइम में सोनू नेहा का लंच देखकर उसका मजाक बनाता है और कहता है, अरे प्रिया, आज भी तू अचार और पराठा लेकर आई है। तेरी मम्मी को खाना बनाना नहीं आता क्या? जब देखो तब वो तुझे अचार और पराठा ही दे देती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मम्मी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। वो तो मुझे अचार और पराठा बहुत पसंद है, इसीलिए मेरी मम्मी मुझे हमेशा अचार और पराठा दे देती हैं। अरे जाओ ना, तुम झूठ बोलती हो। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना नहीं आता है। और वैसे भी मेरी मम्मी कहती है कि तुम गरीब हो, इसीलिए तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए राशन भी नहीं होता। सोनू, तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए जो भेजा है तुम चुपचाप वो खा लो। मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या भेजा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अरे मेरी मम्मी ने तो आज हलवा पूरी और कद्दू की सब्जी दी है। तुम एक बार टेस्ट करके तो देखो, तुम्हें भी मजा आ जाएगा खाने में। रोज रोज अचार पराठा खाकर तो बोर हो जाती होगी तुम। एक काम करो, ये खाकर देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे वाह सोनू, तुम्हारा लंच तो बहुत टेस्टी है। सच में तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें पसंद आएगा। तुम अपनी मम्मी को रोज बोला करो कि वो तुम्हें रोज नया नया खाना बनाकर दिया करें। सोनू की बात सुनकर नेहा का मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और स्कूल से घर आने के बाद नेहा अपनी माँ से इस बारे में शिकायत करने लगती है। माँ, तुम रोज रोज मुझे अचार पराठा क्यों दे देती हो? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, जैसे तैसे हम दोनों अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मैंने तेरा जैसे तैसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन तुझे अच्छा लंच नहीं दे पाती हो, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरी फीस का इंतजाम करूं और साथ ही साथ तुझे अच्छा खाना भी दे पाऊं। लेकिन माँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तो कभी किसी को परेशान नहीं करती, फिर भगवान जी हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे? तू चिंता मत कर, आज नहीं तो कल भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। मधु एक गरीब विधवा औरत थी जो घर घर जाकर झाड़ू पोछा करने का काम करके ही वो अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर कर रही थी। ऐसे ही एक दिन नेहा की स्कूल से छुट्टी हो जाती है और वो अपने दोस्त सोनू और प्रिया के साथ घर आ रही थी। तभी प्रिया कहती है, मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी मम्मी तो पिकनिक पर जाने के लिए मुझे तुरंत पैसे दे देगी, क्योंकि हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। कमी तो मेरे घर में भी नहीं है। मेरे पापा भी बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेहा की मम्मी उसे पैसे नहीं देगी, क्योंकि ये लोग तो गरीब हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरा मन नहीं है पिकनिक पर जाने का। मुझे तो अपनी नानी के घर बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी मम्मी के साथ नानी के घर जाऊंगी, तुम सब एंजॉय करो पिकनिक। अरे नेहा, कितनी बोरिंग है। हम तो दोस्तों के साथ कितना एंजॉय करेंगे, और ये अपनी नानी के घर जाएगी और आम के पेड़ पर बैठकर झूला झूलेगी। हाँ सोनू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे साथ तो हमारी टीचर भी होगी और पूरी क्लास होगी। कितना मजा आएगा। नेहा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा स्कूल से घर आ जाती है। मधु उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे देती है। ओ मेरी गुड़िया रानी, ये ले, जल्दी से खाना खा ले, भूख लगी होगी ना तुझे। मुझे नहीं खाना, ले जाओ तुम अपना ये गरीबों वाला खाना। वैसे भी स्कूल में हर कोई मेरा मजाक बनाता है। तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है माँ? तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती होती है। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। शायद मेरी लाचारी और बेबसी के कारण ही तुझे लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं।
मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मैं तेरी माँ न बनूं। माँ, ऐसा मत बोलो और मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे ऐसे बात की, लेकिन मैं क्या करूँ माँ, स्कूल में हर कोई मेरा मजाक बनाता है। जिसे देखो उसे वह यही कहता है कि मैं गरीब हूँ। तो चिंता मत कर बेटा, एक दिन हमारी तकदीर भी बदलेगी। ऐसे ही रात को बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। बारिश के कारण मधु रात का खाना भी नहीं बना पाती। इसी बीच नेहा को बहुत जोर से भूख लगने लगती है। माँ, मुझे कद्दू की सब्जी और पूरी खानी है। जल्दी से मेरे लिए कद्दू की सब्जी और पूरी बना दो आप। अरे बेटा, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? बाहर कितनी जोर से बारिश आ रही है। अब ऐसी बारिश में मैं तेरे लिए कद्दू कहाँ से लाऊं? माँ, आपने आज तक मेरी कोई इच्छा पूरी की है? जब भी मैंने आपसे कोई बात कही है, आपने हमेशा उसे टाल दिया है। आज अगर मैंने कद्दू की सब्जी और पूरी नहीं खाई तो याद रखना, मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। बेटा, बात को समझने की कोशिश कर। अभी ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही बाहर जाने का कोई रास्ता। बाहर बहुत जोर से बारिश आ रही है और रात भी काफी हो चुकी है। रहने दो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। जब देखो तब आप कोई ना कोई बहाना बनाती रहती हो। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। बारिश में नेहा की ऐसी जिद से मधु परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मधु को एकदम से कुछ याद आता है और वो बारिश में ही छाता लेकर घर के पीछे एक बगीचे में जाती है जहां तरह तरह की सब्जियां लगी थी। उसी में से एक कद्दू की बेल भी थी। मधु बहुत घबरा रही थी। हे भगवान, मैं जानती हूँ कि यह कद्दू की बेल किसी और की है, लेकिन अभी मुझे कैसे भी अपनी बेटी के लिए यहां से कद्दू तोड़ना ही होगा, वरना मेरी बेटी आज खाना नहीं खाएगी। ऐसा सोचकर मधु जैसे ही कद्दू की बेल से कद्दू तोड़ने ही वाली थी कि तभी एक कद्दू मधु से कहता है, अरे रुको, कौन हो तुम और मुझे क्यों तोड़ रही हो? मुझे तोड़कर क्या मिलेगा तुम्हें? हे भगवान, कौन हो तुम? सामने आओ। अरे भाई, मैं ही हूं, कद्दू। मैं जादुई कद्दू हूं, इसीलिए मैं बोल सकता हूं। अब ये बताओ कि तुम मुझे तोड़ना क्यों चाहती हो? माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी अभी जिद में है। जब तक मैं उसे कद्दू की सब्जी और पूरी बनाकर नहीं दूंगी, तब तक वो ना तो मुझसे बात करेगी और ना ही वो खाना खाएगी। अच्छा, तो तुम अपनी बेटी के लिए इतनी बारिश में यहां आ गई? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं है, और मैं अपनी बेटी के लिए जो हो पाएगा, जितना हो पाएगा, मैं वो करूंगी। फिर चाहे वो करते करते मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। सच में मां की ममता बहुत अनमोल होती है। तुम्हारी ममता देखकर मैं बहुत खुश हुआ। एक काम करो, तुम एक कद्दू तोड़ लो और उस कद्दू से अपनी बेटी को सब्जी बनाकर खिला देना। और हां, मैं एक जादुई कद्दू हूं। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी, तुम एक बार सच्चे मन से मुझे पुकार लेना। मैं तुरंत तुम्हारी मदद करने के लिए वहां आ जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कद्दू। अब मैं जा रही हूँ, रात काफी हो चुकी है। मधु जादुई कद्दू के बेल से एक कद्दू तोड़ लेती है और उस कद्दू को घर ले जाकर अपनी बेटी के लिए कद्दू की सब्जी और पूरी बनाती है। पूरी सब्जी खाकर नेहा बहुत खुश होती है। ऐसे ही अगले दिन नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें पता है स्कूल के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और मुझे भी पिकनिक पर जाना है। बेटा, पिकनिक पर जाने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे। तुझे पता ही है ना कि तेरी माँ कितनी मेहनत करती है तुझे पढ़ाने के लिए। माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पिकनिक पर जाना है तो मतलब जाना है। नेहा फिर से जिद करने लगती है। मधु आंख बंद करके जादुई कद्दू को याद करती है और उससे पैसे मांगती है। जादुई कद्दू तुरंत मधु को पैसे दे देता है। पैसे देखकर मधु नेहा से कहती है, अच्छा ठीक है, तू स्कूल जा, मैं लंच टाइम में तेरे स्कूल आऊंगी। तेरी मैडम से बात करके पिकनिक फीस जमा करवा दूंगी। अब तो खुश है ना तू? अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी मान गई माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी कि अब मैं भी पिकनिक पर जाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मधु जादुई कद्दू की मदद लेकर हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही एक दिन मधु सब्जी लेकर घर की ओर आ रही थी। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। मधु बूढ़ी औरत को अस्पताल में एडमिट करवाती है। बूढ़ी औरत के सर से बहुत सारा खून निकल चुका था। औरत की जान बचाने के लिए डॉक्टर को ओ पॉजिटिव खून चाहिए था। मधु जगह जगह जाकर ओ पॉजिटिव खून की तलाश कर लेती है, लेकिन उसे खून कहीं नहीं मिलता।
थक हार कर मधु जादुई कद्दू की मदद लेती है। जादुई कद्दू मधु के शरीर का ब्लड ग्रुप ही चेंज कर देते हैं और उसके शरीर में खूब सारा O पॉजिटिव खून डाल देता है। मधु डॉक्टर से कहकर उस बूढ़ी औरत को अपना खून दे देती है। बूढ़ी औरत के ठीक होने के बाद बूढ़ी औरत मधु से कहती है, वैसे तुम्हारी इंसानियत देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूं। इतनी मुश्किलों भरी जिंदगी और इतना संघर्ष करने के बावजूद तुम दूसरों की मदद करना नहीं भूलती। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत जादुई कद्दू में बदल जाती है। मधु, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुई हो। तुम्हारी इंसानियत और प्रेम भाव देखकर मैं बहुत खुश हूं। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए खुद को तुम्हारे लिए समर्पित करता हूं। अब से मैं हमेशा तुम्हारा कहा मानूंगा। समझो, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। अरे नहीं नहीं कद्दू, तुम्हें मेरा गुलाम बनने की जरूरत नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहो, पर गुलाम बनकर नहीं, बल्कि मेरे दोस्त बनकर। इस तरह से जादुई कद्दू हमेशा हमेशा के लिए मधु और उसकी बेटी नेहा के साथ रहने लगता है। अब जब भी मधु को किसी चीज की जरूरत होती, जादुई कद्दू मधु की वो सारी इच्छा को पूरी कर देता।